हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की एमसीक्यू को देखने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हूँ। डिटेल में समझते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें छूट गई थी, जो अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया था स्व सहायता समूह, और जो चीज़ें छूट गई थी उसको भी आज हम इस एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में किस वित्तीय संस्थान को स्व सहायता समूह को लघु ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की देखरेख के लिए अधिकार दिया गया है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब यह है कि कौन सी संस्था को, भारत में किस संस्था को यह अधिकार दिया गया है कि वो स्व सहायता समूह को लघु ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की देखरेख करे। समझ रहे हैं? तो ये दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये दिया गया है, नाबार्ड को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये किसको दिया गया है? नाबार्ड को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। याद रखिएगा, ये क्या करती है? कृषि और ग्रामीण से रिलेटेड, मतलब कृषि क्षेत्र और ग्रामीण के विकास के लिए क्या करती है? ऋण प्रोवाइड कराती है नाबार्ड। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, याद रखिएगा। ठीक, तो यही क्या करती है? इसी की देखरेख पर ही स्व सहायता समूह को लघु ऋण प्रदान करने की, मतलब लघु ऋण दिया जाता है, ऐसा याद रख लीजिए। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा। अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 2 अक्टूबर 1975 को। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। आ रहा समझ में? नाबार्ड इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंक खोला गया है, इसलिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि कब ओपन हुआ है, तो 1982। व्यापम द्वारा 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। सफल महिला स्व सहायता समूह प्रभावशील रहे हैं। याद रखिएगा, मैं आपको बताया हूँ कि एक स्व सहायता समूह, कल आपको बताया था, उसका उद्देश्य, जब भी मैं आपको पढ़ाया था, उसका उद्देश्य, उसका प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं को क्या बनाना? सशक्त बनाना। किसी भी महिला स्व सहायता समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? महिलाओं को क्या बनाना? सशक्त बनाना। वो सशक्त किसी भी स्थिति पे हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक स्थिति पे हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति पे हो। क्या बनाना? उनको अपनी स्थिति, मतलब उनको क्या बनाना? सशक्त बनाना। तो अगर हम देखें, एक महिला जो स्व सहायता समूह है वो सफल होते हैं, तो सफल होते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर होता है, पड़ता है उनके? याद रखिएगा, वो होता है महिला सशक्तिकरण में। महिला क्या हो जाती है? यहाँ पर सशक्त हो जाती है महिला। महिला सशक्तिकरण में ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है एक सफल स्व सहायता समूह की, अगर हम बात करें तो। क्लियर है? इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जो भी आपको मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर हम देखें, भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह सफल हुए हैं, सफल सिद्ध हुए हैं? भारत में किस प्रकार के स्व सहायता समूह जो है वो अभी तक सफल हुए हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा, एक सेकेंड। तो देखिए, इसमें है महिला नेतृत्व वाले महिला स्व सहायता समूह, दूसरा महिला नेतृत्व में पुरुष स्व सहायता समूह, पुरुष नेतृत्व में महिला स्व सहायता समूह, और पुरुष नेतृत्व में पुरुष स्व सहायता समूह। तो याद रखिएगा, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो, याद रखिएगा, जो महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका नेतृत्व भी कौन करती है? महिला करती है। ऐसे स्व सहायता समूह हमारे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हुए हैं? सफल सिद्ध हुए हैं। जो पूरी तरीके से महिलाओं के हो और महिलाओं का स्व सहायता समूह हो और जिसका नेतृत्व भी महिला करती हो। तो पहला इसका आंसर सही होगा, महिला नेतृत्व में महिला स्व सहायता समूह। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, स्व सहायता समूह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत है बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए, स्व सहायता समूह के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला क्या बोल रहा है? याद रखिएगा, पहला, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो 10 से 20 होनी चाहिए। ये सही है, याद रखिएगा। ये क्या है? सही है। देखिए, गलत है बोला है तो मैं आपको यहाँ पर सही सही बता रहा हूँ। ठीक है, पहला कितनी होनी चाहिए? 10 से 20 होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। आपको बताया था कि मैं किसी पहाड़ी क्षेत्र पर या किसी दुर्लभ क्षेत्र पर 5 से 10 सदस्य भी हो सकते हैं, ये भी बताया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा, यह एक स्वैच्छिक संगठन है, सही बात है। इसमें सदस्यता लेना क्या है? आपकी इच्छा के अनुसार है। ऐसा नहीं कि किसी को मजबूर किया जाएगा, बाध्य, ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप इसका संगठन का हिस्सा बने या ना बने, मतलब ये भी सही है। समूहों के लिए एक यह नियम राज्य सरकार बनाती है। याद रखिएगा, राज्य सरकार इसके लिए नियम नहीं बनाती। समूह जो है वो स्व सहायता समूह, वो याद रखिएगा, स्वयं ही
इसके लिए निर्णय बनाते हैं या नियम बनाते हैं। तो समूह जो है, जितने भी समूह आप देखते हैं स्व सहायता समूह, वो सभी के सभी स्व सहायता समूह अपने समूहों के लिए अपने लिए क्या बनाते हैं, सदस्य मिलकर नियम कानून बनाते हैं, ना कि राज्य सरकार। चौथा, एक महिला केवल एक ही स्व सहायता समूह की सदस्य हो सकती है, ये भी सही है। मतलब क्या गलत है अगर हम देखेंगे तो याद रखिएगा तीसरा गलत है। इसके लिए नियम बनाने की शक्ति खुद उस संस्था को है, स्व सहायता समूह को है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसी क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्न में से किस दस्तावेज से होता है। क्या क्वेश्चन है कि किसी क्रियाशील, जो भी अगर वर्तमान में क्रियाशील है स्व सहायता समूह, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनकी बात करें तो निम्न में से किस दस्तावेज से उनका मूल्यांकन किया जाता है। समझ रहे हैं, किस दस्तावेज से अगर उनका मूल्यांकन किया जाए तो पहला है, याद रखिएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट का मतलब होता है वित्तीय स्थिति का चित्रण करना। उस वर्तमान में उस संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है, तो वित्तीय स्थिति का, देखिए राइटिंग थोड़ा सा समझिएगा, मैं पेन वाला मोबाइल से बना रहा हूँ इसलिए, वित्तीय स्थिति का चित्रण, वित्तीय स्थिति का चित्रण करना, ये याद रखिएगा, ये जो चित्रण किया जाता है ये बैलेंस शीट में किया जाता है। समझ रहे हैं, बैलेंस शीट में किया जाता है। और कैश बुक, जो कैश बुक आप पढ़ रहे हैं, इस कैश बुक का मतलब क्या होता है, जितनी भी मुद्रा जो है वो प्राप्त हुआ है और उसके साथ साथ जितनी भी मुद्रा जो है वो भुगतान हुआ है, खर्च हुआ है, इन सभी का क्या किया जाता है, लेखा जोखा किया जाता है कैश बुक में। और बैंक पासबुक तो पता है। तो अगर आपके वित्तीय स्थिति का चित्रण हो प्रॉपर तरीके से जितनी भी राशि प्राप्त हो रही है, खर्च हो रही है, उसका अगर आपसे समूह में प्रॉपर उसका हिसाब हो, मूल्यांकन हो, उसके अलावा प्रॉपर मतलब आपके पास एक बैंक पासबुक हो, उसके हिसाब से याद रखना है कि उसके हिसाब से क्या किया जाता है, दस्तावेज जांच की जाती है और इसी आधार पर ही किसी किसी स्व सहायता समूह को ऋण भी दिया जाता है, इन तीनों दस्तावेजों के आधार पर। याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन किस आधार पर, किस दस्तावेज से किया जाता है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा तीनों उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्व सहायता समूह को बढ़ावा किस योजना के अंतर्गत मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके लिए थोड़ा सा आप समझिएगा, देखिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, याद रखिएगा। 1960 के दशक की अगर हम बात करें, 1960 में सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान दिया गया था, कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया था। इसी वजह से तो 1966 में क्या आया था, हरित क्रांति आया था। ठीक है, तो कृषि के पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। इसी वजह से 1973 में लघु किसान कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम चलाया गया। कई सारे कार्यक्रम चलाए गए जो केवल और केवल किसानों को ही लाभ पहुँचा रहे थे। लेकिन जो अदर, जो जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि एक रिक्शा चलाने वाला या जो श्रमिक है या जो कारीगर है, उनका क्या होगा, तो इन सब का विकास नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जितने भी, चाहे वो कारीगर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो श्रमिक है, सभी वर्गों का उद्धार करने के लिए, सभी वर्गों का याद रखते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनका विकास करने के लिए एक नई पहल लाई गई और उसका नाम रखा गया समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम नाम रख दिया गया। समझ रहे हैं, क्योंकि 1960 में जो कृषि विकास आया था उसमें केवल किसानों का ही लाभ हो रहा था। इसीलिए सभी के लाभ के लिए, जितने भी वर्ग हैं सभी के लाभ के लिए 1978 में, याद रखिएगा 1978 में क्या कर दिया गया, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम लाया गया। याद रखिएगा, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम लाया गया 1978 में। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, ये तो हो गया सभी चीज़ों को, सभी वर्गों का क्या करना है, विकास करने के लिए। दूसरा अगर हम देखेंगे तो 15 अगस्त 1979 को, देखिए मैं कई सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आप उसको लिखते जाइएगा। 15 अगस्त 1979 को लाया गया था, ट्राइसेम लाया गया था। ट्राइसेम, याद रखिएगा क्या लाया गया था, ट्राइसेम लाया गया था, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करने वाले जो युवा है, उनके लिए ट्रेनिंग की सुविधा के लिए 1979 में क्या लाया गया था, ट्राइसेम लाया गया था। ठीक, केंद्र सरकार की योजना है। तीसरा लाया गया था, याद रखिएगा DWCRA, क्या लाया गया था,
WCRA लाया गया था और ये लाया गया था 1982 में लाया गया था, सितंबर 1982 में लाया गया था। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरिया, याद रखिएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करने वाले महिला है और जो बच्चे हैं उनका विकास करने के लिए लाया गया था, DWCRA लाया गया था। समझ में, देखिए सबका विकास हो रहा है अब धीरे, बच्चों का भी, महिलाओं का भी, उसके अलावा जितने भी अभी किसान देखे हैं, श्रमिक देखे हैं, जितने भी सभी वर्गों का विकास हो रहा है धीरे धीरे। तो तीसरा क्या लाया गया, 1982 में लाया गया था DWCRA। चौथा आया था, याद रखिएगा, गंगा कल्याण योजना। चौथा आया था गंगा कल्याण योजना लाया गया था और याद रखिएगा ये लाया गया था 1997 में लाया गया था। समझ रहे हैं, इसका उद्देश्य था जो बोरवेल है, ट्यूबवेल, अर्थात सिंचाई सुविधा को क्या करना, सिंचाई सुविधा का विकास करना या सिंचाई सुविधा अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना। गंगा कल्याण योजना, ये इसकी शुरुआत की गई थी 1979 में। और पांचवा शुरू किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में औजार किटों की आपूर्ति। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर क्या किया जाएगा, औजार कीट की यहाँ पर आपूर्ति की जाएगी। समझ रहे हैं, किसानों को किराए पर औजार दिया जाएगा, उनकी अच्छे से कीटों की, मतलब औजार कीट मतलब यहाँ पर कीड़े से नहीं है, औजार कीट का मतलब है वहाँ पर किसान के वो अच्छे से मतलब खेती करने के लिए उनको औजार दिया जाएगा। समझ रहे हैं, किसानों को अच्छे से खेती करने के लिए तो औजार कीट की आपूर्ति ये भी शुरू किया गया था। छठवां शुरू किया गया था, याद रखिएगा, इसी समय छठवां शुरू किया गया था, मतलब 10 लाख कुओं का निर्माण कराया जाना था, 10 लाख कुओं का निर्माण। तो ये 6 प्रकार की जो योजनाएं हैं, इन 6 प्रकार की योजनाओं को सम्मिलित कर, इन 6 प्रकार की योजनाओं को सम्मिलित कर, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इन 6 प्रकार की योजनाओं को सम्मिलित कर, एक सेकंड मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, इन 6 प्रकार की योजनाओं को सम्मिलित करके क्या शुरू किया गया, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1999 में, 1 अप्रैल 1999 में शुरू किया गया स्वर्ण जयंती ग्रामीण या ग्राम स्वरोजगार योजना, यह शुरू किया गया 1 अप्रैल 1999। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। अब इसका उद्देश्य ही है, देखिएगा, स्वरोजगार अपनाना, स्वरोजगार। और स्वरोजगार आपकी महिला स्व सहायता समूह का प्रमुख उद्देश्य है। महिला सशक्तिकरण तो है ही, उनका मेन कार्य क्या है, अपने लिए, खुद के लिए क्या, भाई अगर वो खुद के लिए रोजगार अगर उपलब्ध कराएंगी तभी तो वो सशक्त बन पाएगी। तो प्रमुख उद्देश्य के तौर पर क्या है, अपने लिए क्या करना, एक रोजगार ढूंढना। क्योंकि 1999 में, 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया और इसी योजना से ही, याद रखिएगा, इसी योजना से ही हमारे भारत में स्व सहायता समूह को, याद रखिएगा, बढ़ावा मिला, इसी से ही। ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्व सहायता समूह को बढ़ावा किस योजना से मिला, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना से मिला है। अच्छे से समझिएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कल के जो मैं आपको बताया था उसमें एक गलती हो गई थी, याद रखिएगा। मैं आपको कल 1990 में बताया था भारत में सर्वप्रथम सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको आप हटा दीजिएगा। सबसे पहले भारत में 1972 में स्थापना हुआ था सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और जो पहली सेल्फ हेल्प ग्रुप थी उसका नाम है स्वरोजगार महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। याद रखिएगा, इस चीज़ को आप याद रखिए। जो पहली स्व सहायता समूह का गठन हुआ उसका नाम क्या था भारत में, उसका नाम था स्वरोजगार महिला स्व सहायता समूह, याद रखिएगा। और इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1972 में। कल जो मैं बताया था 1990 वाला, इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। कल वाला जो गलत है, सॉरी, कल के लिए हो जाता है कभी कभी। 1972 में सबसे पहले शुरू किया गया था और इसी समय ही 70 के दशक में ही बांग्लादेश से एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मोहम्मद यूनुस, वही क्या किए थे, महिला स्व सहायता समूह का कॉन्सेप्ट लाए थे। इसी वजह से सर्वप्रथम 1972 में भारत में एक महिला स्व सहायता समूह स्वरोजगार महिला स्व सहायता समूह के नाम से भारत में खोला गया। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से अच्छे से आप समझ गए होंगे कि बढ़ावा किस योजना के अंतर्गत मिला है। तो इसको देखिए, अभी भी 1972 में खोला जा चुका है लेकिन बढ़ावा नहीं मिला था, बढ़ावा मिला स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना से, जिसका प्रमुख उद्देश्य ही है स्वरोजगार। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। महिला स्व सहायता समूह की अवधारणा किस देश से आई है। अभी बताया हूँ महिला स्व सहायता समूह की अवधारणा कहाँ से आई है, तो ये आई है, याद रखिएगा, बांग्लादेश से आई है। कौन है इसके, मोहम्मद यूनुस है, याद रखिएगा। इसके क्या है,
एक कॉन्सेप्ट लाने वाले, स्व सहायता समूह के कॉन्सेप्ट लाने वाले यही है, जो कि कहाँ के थे, बांग्लादेश से थे। ठीक है, अगला, स्व सहायता समूह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, समझिए, स्व सहायता पहले आप समझिएगा, मैं फिर से बता दूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति या एक महिला केवल एक संस्था की क्या हो सकती है, एक समूह या एक संस्था, सॉरी संस्था नहीं बोलना चाहिए इसमें, एक समूह की क्या हो सकती है, सदस्य हो सकती है केवल एक समूह के। दूसरा, उनकी आयु जो है 18 से 65 वर्ष की होनी चाहिए, याद रखिएगा, मिनिमम 18 वर्ष और या फिर मैक्सिमम 65 वर्ष के होने चाहिए जो भी इस समूह के सदस्य बनेंगे वो। तीसरा, एक ही मोहल्ले तथा एक ही गांव के या ग्राम के होने चाहिए। ठीक है, एक ही गांव के होने चाहिए, तभी वो उस समूह की सदस्य बन सकती है। चौथा क्या बताया था, याद रखिएगा, चौथा बताया था एक परिवार से केवल एक सदस्य ही क्या लेंगे, ये समूह के सदस्य बनेंगे, इस संस्था के या समूह के सदस्य बनेंगे। तो याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक महिला या एक पुरुष जिसकी जो भी अगर स्व सहायता समूह के अगर सदस्य बनना चाहते हैं वो केवल एक के ही बन पाएंगे। उनकी एज 18 से 65 होनी चाहिए, वो एक ही गाँव के होने चाहिए, एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही किसी स्व सहायता समूह के सदस्य बन सकते हैं, समझ रहे हैं। और सदस्य बनने के लिए सदस्यता राशि के तौर पर 10 रुपये लिया जाता है, समझ रहे हैं। और उसके अलावा उन सभी को पंचतंत्र के नियम का पालन करना जरूरी है, पंचतंत्र के नियम का पालन करना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आएगा, समझिए क्या बोल रहे हैं, स्व सहायता समूह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एक समूह में पुरुष शामिल नहीं हो सकते, याद रखिएगा, हो सकते हैं। मैं क्या आपको बताया था, पुरुष स्व सहायता समूह, महिला और मिक्स तीनों होते हैं। तो क्या एक समूह में पुरुष नहीं शामिल हो सकते, क्या नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, मतलब ये गलत है। दूसरा, सभी सदस्य की आर्थिक स्थिति लगभग बराबर होती है, अभी आपको बताया था कि लगभग सभी की आर्थिक स्थिति बराबर होनी चाहिए, ये सही है। तीसरा, यह समूह 7 सूत्रों का पालन करता है, गलत है, याद रखिएगा, ये जो है 5 सूत्रों का पालन करता है। कितने सूत्र, 5 सूत्रों का पालन करता है, याद रखिएगा। और वो 5 सूत्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से जो स्व सहायता समूह के द्वारा जो बोल सकते हैं आप, पंचतंत्र का जो पालन किया जाता है, जो नियम का पालन किया जाता है, वो निम्न में से कौन है या कौन सा नहीं है। तो देखिए, एक अगर स्व सहायता समूह का अगर गठन किया जाता है तो उनको 5 नियमों को मानना जरूरी है। पहला, नियमित साप्ताहिक बैठक, लिखते जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा। पहला, नियमित साप्ताहिक बैठक होना जरूरी है, हर सप्ताह इनका क्या होना चाहिए, एक बार नियमित रूप से बैठक होना चाहिए। दूसरा, नियमित साप्ताहिक बचत होनी चाहिए, जिसमें इनका इनकम हो रहा है उसका क्या होना चाहिए, एक निश्चित बचत। हर स्व सहायता समूह में याद रखिएगा कितना बचत करना है, इसका जो रेट है वो फिक्स रहता है। ठीक, किसी को ज़्यादा करना है वो कर सकते हैं, लेकिन फिक्स रहता है कि इतना आपको करना ही है बचत। तो नियमित होना चाहिए, वो भी साप्ताहिक रूप से होना चाहिए। तीसरा बोल सकते हैं, नियमित आंतरिक लेन देन होना बहुत ज़रूरी है, आंतरिक लेन देन यह होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो पैसा आ रहा है वो सदस्य, जो स्व सहायता समूह के सदस्य हैं, वो क्या करते हैं, ऋण लेते हैं अपने ही स्व सहायता समूह से, समझ रहे हैं भाई। इसीलिए तो इसको खोला गया कि जरूरत पड़ने पर आप अपने ही समूह से, स्व सहायता समूह से आप ऋण से ले सके या लेन देन कर सके। तो नियमित आंतरिक लेन देन होना जरूरी है, समझ रहे हैं। चौथा अगर हम बात करें तो नियमित रूप से जो उधार जो है वो वापसी होनी चाहिए। नियमित रूप से जो है वो उधार जो भी आप लिए हैं स्व सहायता समूह से, वो उसको याद रखिएगा। देखिए, एक सदस्य हैं स्व सहायता समूह के, वो नियमित रूप से अगर वो लिए हैं, उनसे उधार ऋण लिए हैं, तो उनको वापसी करना जरूरी है। पांचवा देखेंगे तो सही पुस्तक का संधारण करना जरूरी है। सही पुस्तक का क्या रखें, संधारण, मतलब पुस्तक को सही तरीके से संधारण करना, मतलब हिसाब किताब को सही रखना जरूरी है। तो ये 5 तरीके से आप 5 पंचतंत्र का सूत्र आप बोल सकते हैं, 5 नियमों को पालन करना जरूरी है, याद रखिएगा। पंचतंत्र है ना कि 7 सूत्र है, क्लियर। तो ये हो जाएगा गलत। ठीक, तो ये सही कौन सा है, कौन सा कथन सही है बोल रहे हैं, तो देखिएगा इसमें कौन सा कथन सही है। एक समूह में पुरुष शामिल नहीं हो सकते, मतलब अब नहीं हो सकते क्या, ये तो हो सकते, गलत हो गया। सभी सदस्य की आर्थिक स्थिति लगभग बराबर होती है, ये सही है। समूह 7 पालन करते हैं, 7 सूत्रों का पालन करते, गलत है। उपरोक्त सभी ये भी गलत है, तो ये जाएगा आंसर बी। ठीक, अगला देखते हैं। स्व सहायता समूह में एक परिवार से कितने समूह है ना इसे सदस्य हो सकते हैं, एक सदस्य, याद रखिएगा इसमें है, एक स्व सहायता समूह में एक परिवार से कितने
सदस्य जो है एक समूह के सदस्य हो सकते हैं, ऐसा ही इसको काट लीजिएगा। तो मैं आपको बताया था, याद रखिएगा, एक परिवार से केवल एक महिला ही इस समूह के सदस्य बन सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है वर्तमान में, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वर्तमान की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने स्व सहायता समूह है, वो भी महिला स्व सहायता समूह वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं कितना है, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा 68,071 68071 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो भी कौन सी, महिला स्व सहायता समूह है आपके छत्तीसगढ़ में वर्तमान की स्थिति में। लगभग से याद रखिएगा 68,000 है आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक, अगला देखते हैं, स्व सहायता समूह की बैठक की गणपूर्ति कितनी है, तो याद रखिएगा जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए 10 सदस्य है और अगर बैठक शुरुआत करनी है तो कम से कम 5 सदस्यों का होना जरूरी है, मतलब 50%, याद रखिएगा कम से कम 50% सदस्यों की बैठक में होना जरूरी है। तो कोरम पूर्ति के लिए कम से कम 50%, अगर 50% भी नहीं है बैठक में शामिल, मतलब अगर 10 में से 4 लोग शामिल हैं तो इसका बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा स्व सहायता समूह का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, जनवरी 2023 तक की स्थिति में भारत में कितने स्व सहायता समूह हैं। अभी छत्तीसगढ़ में कितना बताया, 68,071 था। अगर हम भारत की बात करें जनवरी 2023 तक की स्थिति तक, तो भारत में वर्तमान की स्थिति में 12 मिलियन, याद रखिएगा 12 मिलियन स्व सहायता समूह है। भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में कितने हैं, 12 मिलियन, और इस 12 मिलियन में लगभग 88% तो महिला स्व सहायता समूह है भारत में, सोच लीजिए। और बचा हुआ जो 12% है उसमें पुरुष स्व सहायता समूह होंगे और मिक्स वाले होंगे, याद रखिएगा। ठीक, समझ रहे हो। और इस मिक्स में भी 50%, कम से कम 50% महिला होना जरूरी है इस मिक्स स्व सहायता समूह में। क्लियर, मैं उस दिन परसों की क्लास में पूरा बता चुका हूँ डिटेल में। ठीक, चलिए अगला चलते हैं, महिला स्व सहायता समूह के गठन का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। मैं आपको बताया था, एक देखिए, एक मान लीजिए एक गांव है, अलग अलग महिलाएं क्या है, असंगठित रूप से रह रही हैं, तो इनको क्या करना है, पहले संगठित करना है, इनको संगठित करना है। संगठित करके क्या करना है, आपस में संगठन होंगे, फिर एक संस्था का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, एक समूह, एक स्व सहायता समूह बोल सकते हैं, एक समूह का निर्माण करेंगे। समूह का निर्माण करेंगे तो मान लीजिए झाड़ू बना रहे हैं, तो कोई कार्य करेंगे, कोई स्पेशली कार्य करेंगे तो आवक होगा तो क्या होगा, आवक होगा, उसके साथ साथ फिर बचत होगी, मतलब आवक होगा, बचत होगी, मतलब स्वरोजगार मिलेगा उनको, स्वरोजगार मिलेगा, समझ रहे हैं। और मान लीजिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो अपने ही समूह से, स्व सहायता समूह से, अपने ही समूह से क्या ले सकते हैं, वो ऋण ले सकते हैं। तो ये सभी प्रकार की क्रियाएं क्या होंगी, संचालित होंगी अगर किसी महिला को हम समूह बना दें। ठीक, किसी असंगठित महिला को, ये सब असंगठित थे, उनको हमने क्या कर दिया, एक संगठन बना दिया संस्था के रूप में, सॉरी एक समूह के रूप में, स्व सहायता समूह के रूप में। तो इस कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है, पहला संगठित महिलाओं का समूह बनाना। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं बताया हूँ, संगठित महिलाओं का समूह नहीं बनाया जाता, असंगठित महिलाओं का समूह बनाया जाता है और असंगठित महिलाओं को संगठित किया जाता है। तो ये गलत है, संगठित महिलाओं का समूह नहीं बनाएंगे, असंगठित महिलाओं का समूह बनाएंगे, तो यही गलत है। दूसरा, महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है, तो सही है। महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करना, अभी आपको बचा बचत करेंगे, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए समूह में न्यूनतम दर पर लेन देन सक्षम में सहयोग प्रदान करना। अभी आपको बताया समूह से क्या करते हैं, छोटे छोटे लेन देन के लिए यहीं से क्या कर लेते हैं, ऋण ले लेते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, भारत में पहली बार स्वयं सहायता समूह की स्थापना कब की गई। अभी आपको बताया हूँ भारत में सबसे पहले कब की गई, 1972 में की गई। नाम क्या था, स्वरोजगार महिला स्व सहायता समूह इसका नाम था, जो भारत में पहली स्व सहायता समूह स्थापित की गई थी। ठीक, वो भी महिला स्व सहायता समूह स्थापित किया गया था। ठीक है, स्व सहायता समूह के गठन के कितने माह के भीतर इसका नामकरण जरूरी है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। नामकरण की हम बात करें तो समूह की स्थापना के समय तो कर लिया जाता है, इसका कोई ना कोई नाम रख लिया जाएगा, लेकिन मान लीजिए नहीं रखा गया है तो समूह के स्थापना के 1 माह के भीतर समूह को याद रखना है, अपना कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। जैसे अभी बताया 1972 में स्थापना हुआ था, उसका नाम क्या था, स्वरोजगार महिला स्व सहायता समूह। वैसी जो भी रख दो, XYZ जो भी आपको रखना रख दो, लेकिन नामकरण करना जरूरी है 1 माह के अंदर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, स्व सहायता समूह मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है।
इम्पोर्टेंट। स्व सहायता समूह अभी बताया हूँ, स्व सहायता समूह क्या करते हैं, मुख्य रूप से स्वरोजगार के लिए ही तो काम करते हैं। स्वरोजगार अगर खुद को रोजगार मिल जाएगा तो वो सशक्त बन सकते हैं, और यहीं से तो महिला सशक्तिकरण का कॉन्सेप्ट आएगा, समझ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख केंद्रित कौन सा काम रहता है, याद रखिएगा, स्वरोजगार रहता है। ग्रामीण विकास से मतलब नहीं है, सामुदायिक विकास से मतलब नहीं है, केंद्रीय विकास से नहीं, स्वरोजगार, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है सबका विकास होगा। ठीक, अगला देखते हैं। एक विकास खंड में कम से कम कितने महिला स्व सहायता समूह होना अनिवार्य है। तो बता चुका हूँ कल, कम से कम एक विकास खंड में 50%, मैक्सिमम तो 100 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको एक विकास खंड के अंतर्गत 50% स्व सहायता समूह का गठन करना जरूरी है। ठीक, चलिए अगला। स्व सहायता समूह के गठन के कम से कम कितने समय के पश्चात बैंक जो है वो स्व सहायता समूह को ऋण देगी। तो याद रखिए, मैं आपको बताया था 3 से 6 माह के भीतर उनको अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा स्व सहायता समूह को। याद रखना है, पैसे का लेन देन हो रहा है इसका मतलब करेंट अकाउंट खुलवाना है ऐसा नहीं है। इनके लिए इनको याद रखिएगा बचत खाता ही खुलवाना पड़ेगा, बचत खाता ही खुलवाया जाता है, सेविंग अकाउंट ही खुलाया जाता है स्व सहायता समूह के लिए, याद रखिएगा, ना कि करेंट अकाउंट। ठीक, तो जैसे ही इसका गठन कर लिया जाता है, स्व सहायता समूह का जैसे ही गठन कर लिया जाता है तो गठन के याद रखिएगा 6 माह के भीतर 6 माह के बाद ही याद रखिएगा, अगर ये सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आज की स्थिति में किसी स्व सहायता समूह का गठन हुआ है तो 6 महीने के बाद ये क्या करेंगे, बैंक से ऋण लेने के लिए क्या हो जाएंगे, ये योग्य मतलब बोल सकते हैं ये एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इन 6 महीनों में इन्होंने सभी प्रकार के नियमों का पालन किया हो, जितने भी नियम बनाए गए हैं एक स्व सहायता समूह के लिए। क्लियर है? ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। अगला देखते हैं। स्व सहायता समूह के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु अभी बताया था 18 वर्ष न्यूनतम और मैक्सिमम 65 वर्ष चाहिए स्व सहायता समूह के सदस्य बनने के लिए। तो न्यूनतम पूछा है तो है वो है 18। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्व सहायता समूह से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं हम देख चुके हैं, और कुछ भी रहेगा तो मैं अगले MCQ में अगले जितने भी टॉपिक होंगे उसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।